तो यार देखो, फटता तो सबका है, और बात तो अगर मैथ्स का, तो उसका तो नाम सुन के फट जाता है हमारा। आज का ये वीडियो सारे बैक बेंचर्स भाइयों के लिए है जिनका मैथ्स से बहुत फटता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैथ्स से कैसे डील करना है वो समझ जाओगे, क्या गलतियां नहीं करना है तुम्हें वो समझ जाओगे, और आखिर में तुम लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ जिसके बाद यार तुम लोगों को 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू करता हूँ मेरी स्टोरी के साथ, ताकि तुम समझ पाओ मैंने क्या क्या गलतियां किया था और तुम्हें वो गलतियां नहीं दोहरानी है। ठीक है मेरे भाई, सुनो। यार मैं ना अभी मास्टर्स कर रहा हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम मैथ्स का इस्तेमाल करते हो, बट वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रहा होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जिन्हें समझ में आया ठीक है, जिसे नहीं आया सिंपली समझो मैथ्स का प्रैक्टिकल यूज़ करना होता है हमें। अभी तो मैं फाइनल सेमेस्टर पे हूँ, बट मेरी कहानी का शुरुआत होता है उस एंट्रेंस एग्जाम के साथ। देखो मैं जहाँ रहता हूँ ना, उस स्टेट के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पे एंट्रेंस एग्जाम होता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और मैं उसे देता हूँ और लकीली मेरा रैंक सेकंड आता है अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, और मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। वैसे तो मेरा सेकंड रैंक आया था, बट मैं ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा था जिससे मेरा फर्स्ट रैंक आया हो, जबकि मेरा से वो 2 मार्क ज़्यादा था जिसको फर्स्ट रैंक मिला था। बट वो बहुत ही कूल था, शांत था। बट भाई तुम्हारा फुल चोर अपने ईगो पे घूम रहा है। ठीक है, पहला सेमेस्टर तो लॉकडाउन के चक्कर में ऑनलाइन ही निकल गया, वो तो छाप के निकाल दिया मैंने। ठीक है, बट जब सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होता है ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। एक पेपर था जिसका नाम था बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं पेपर कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे सब्जेक्ट नहीं कहते, पेपर ही कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर था सेकंड सेमेस्टर में सबसे टफ था। अब मेरे साथ हो ये रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे, तो मैं उन्हें प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही बन रहे थे। भाई क्या ही प्रैक्टिस करने थे इन क्वेश्चंस का। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बन ही नहीं रहा था मुझसे, तो मैं उन्हें डायरेक्ट इग्नोर कर रहा था, समय बर्बाद नहीं कर रहा था उनके ऊपर। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था उस पेपर के ऊपर। ठीक है, और इसका नतीजा ये होता है सेकंड सेमेस्टर के अंदर में एक लौता लड़का जिसका बैक लगता है उस सब्जेक्ट के अंदर में, वो था मैं। मेरे जितने दोस्त थे सब पास हो गए थे सिवाय मेरे। अब देखो ये चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया, बस अब तक मेरे माँ बाप को पता नहीं है। ठीक है, बट यार इस चीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं क्या कर रहा था पता है, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था। ना इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा था, ना डिफिकल्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा था, और इसका नतीजा ये होता है कि मेरा बैक लग जाता है इस पेपर पे। बट जब थर्ड सेमेस्टर आता है, जो कि कहता है इस कोर्स का सबसे डिफिकल्ट पेपर है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, अब इस पेपर की बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आज से 5-6 दिन पहले निकला है, और तुम विश्वास नहीं करोगे मेरे 2 दोस्तों का बैक लगते लगते बचा है, और 2 का तो लग भी चुका है। बट यार तुम्हारे भाई ने फाड़ दिया यार। पता है क्यों? इस बार उसने उस गलतियों को नहीं दोहराया जो उसने सेकंड सेमेस्टर पे दोहराया था अपने ईगो बढ़ जाने की वजह से। अब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसान लग रहे हैं तुम्हें, तुम उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये तो हो ही जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन करते करते तो भाई पूरा एग्जाम निकल जाएगा, और तुम उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। बट भाई मेरे, इसका नतीजा ये होगा जब तुम एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे ना, तब तुम्हें क्वेश्चन तो आएगा बट तुम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे स्टेप्स पे। अब अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें ऐसा ना लगे कि इसके बाद कौन सा स्टेप था, मैं तो भूल ही गया, ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ, और बोर्ड एग्जाम जैसे इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को खराब नहीं करना चाहते हो, तो मैं जो बता रहा हूँ वो करना है। ठीक है, तुम्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि यार समझ के जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ के जाओ, राइट। बट वो चीज़ें साइंस के लिए ठीक है, एसएसटी के लिए ठीक है, इंग्लिश के लिए ठीक है, बट मैथ्स के लिए ठीक नहीं है यार। मैथ्स में ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये तुमने तो सबको कहते हुए सुना होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो मैंने मेरा देके बताया तुम्हें। प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से मेरा सेकंड सेमेस्टर में बैक लगता है, बट तीसरे सेमेस्टर में मैंने अपनी गलतियों को नहीं दोहराया। मैंने जम के प्रैक्टिस किया, जो क्वेश्चन आते थे उन्हें भी और जो क्वेश्चन नहीं आते थे उन्हें भी। और ये चीज़ मैंने कैसे किया, PYQs को सॉल्व कर करके। ठीक है, लाइब्रेरी में गया, जितने भी मुझे PYQs मिले सबको मैं चाट गया यार। और आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि तुम लोगों को मैं पूरा PYQs को चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर पाऊँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला चीज़ तो ये है, चैप्टर वाइज तुम लोगों के लिए PYQs तैयार है, सो डाउनलोड कर लेना वहाँ से। अगर लिंक काम ना करे ना, तो यार मेरा टेलीग्राम चैनल बाबा बंगाली का ज्ञान, वहाँ चले जाना, वहाँ भी तुम्हें मिल जाएगा ये चीज़। अब अगर तुम्हें मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो तुमने बच्चे से ये कहते हुए सुना होगा कि भाई साहब PYQs लगा लो। अगर नहीं सुना ना भाई, तो तुम गलत संगत में हो अभी तक। तुमने अगर अभी तक PYQs नहीं किया और जाके RD शर्मा लगा रहे हो या कोई रैंडम सैम्पल पेपर लगा रहे हो, तो भाई मेरे सुनो, तुम वो गलती कर रहे हो ना जिस गलती का कोई माफ़ी नहीं होता। फिर अगर तुम PYQs को सॉल्व नहीं करते हो, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़, टाइम मैनेजमेंट, राइट। टाइम मैनेजमेंट जो चीज़ है ना, ये कैसे होता है जब तुम प्रैक्टिस करते हो, और ये भी तो PYQs करके होगा ना भाई। जब तक तुम PYQs के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे भाई।
क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होगा। हमेशा तुम देख लो उठा के जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स, 50 to 60% जो क्वेश्चन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिपीट होता है PYQ से, ठीक है। देखो तुम्हें मेरे बात पे अगर अभी भी भरोसा नहीं है ना, तो सुनो मेरी बात। इस बार का जो सैम्पल पेपर था ना, तुम उससे अगर देखो तो वहां में भी तुम देख पाओगे ज्यादातर क्वेश्चन या तो NCERT से आया है, या तो जो NCERT का जो एग्जाम्पलर है वहां से आया है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो अगर तुम इस सोच में पड़े हुए हो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, डिमोटिवेट फील कर रहे हो कि मुझसे हो नहीं रहा है क्वेश्चंस, सुनो मेरे भाई, माना कि तुम अभी तक भी डिमोटिवेट फील कर रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करोगे क्या, बट ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में मैं तुम्हें बताऊंगा शुरुआत कहाँ से करना है और खत्म कहाँ में जाके करना है। देखो CBSE ने पहले ही बताया हुआ है कि उनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। 40% जो होगा वो कैसा होगा, MCQ होगा, 20% होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और 40% होगा फिर जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, 40 20 40। अब तुम्हें शुरुआत कहाँ से करना है, पहले बात करते हैं MCQs का, ठीक है। 40% वेटेज है MCQs का, तो क्यों ना यार पहले तुम एग्जाम्पलर करो जो NCERT का है उसे। इस एग्जाम्पलर का खास बात ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट तुमने अभी तक समझा हुआ है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर में MCQs तुम्हें भरा भरा मिलेगा इधर। इन MCQs को एक्सरसाइज से लेके जो एग्जाम्पल्स है सबको प्रैक्टिस करो मेरे भाई। अगर तुमने जितने भी क्वेश्चन इस NCERT एग्जाम्पलर के अंदर में है वो कर लिया ना, तो भाई साहब ये जो 40% मार्क है ना जो कि MCQ से आने वाला है, वो तुम्हारा पक्का है। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो इसके लिए भी मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल CBSE का वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। जाओ PDF को डाउनलोड करो और सीधा करने लग जाओ। अगर नहीं पता डाउनलोड कैसे करना है तो देखो यहाँ में मैं एक छोटा सा क्लिप बना के दिखा भी रहा हूँ तुम्हें। एक एक चैप्टर को डाउनलोड करो और जितने भी तुम्हें MCQs मिलेगा उन्हें प्रैक्टिस करो। इन्हें प्रैक्टिस करने के बाद ये जो तुम्हारा 40% है ये 100% सिक्योर हो जाएगा। अब चलो मैंने यहाँ पे मान लिया कि तुमने NCERT एग्जाम्पलर कर लिया, अब बाकी अभी भी तो 60% बाकी है ना क्वेश्चंस, उनसे कैसे डील करें। तो देखो मैंने बताया जो 40% और बाकी है ना वो क्या है, रेगुलर क्वेश्चंस होगा। अब इन क्वेश्चन को तुम तब सकोगे जब तुम PYQs को करोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे, और NCERT के अंदर में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है चाहे वो एग्जाम्पल्स हो एक्सरसाइज हो उन्हें प्रैक्टिस करोगे, तब ये रेगुलर क्वेश्चंस तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई। अब यही चीज़ मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी देर पहले इस साल का जो सैम्पल पेपर है CBSE का ऑफिशियल वाला, उसके बारे में भी बताया था क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से आता है, PYQ से आता है और NCERT एग्जाम्पलर से आता है। तो अगर तुम्हें ये जो 40% रेगुलर क्वेश्चंस आएगा उससे अगर सिक्योर करना है ना, तो PYQs मैंने दिया हुआ है अभी तुम्हें, और NCERT का सोल्यूशन तो तुम्हें किताब के अंदर ही मिल जाएगा। तुम उन दोनों को कर लो और भाई साहब 80% सिक्योर। अब देखो बाकी बचा 20% जो कि कॉम्पिटेंसी बेस होगा, ठीक है। अब देखो एज अ बैक बेंचर मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, कुछ चीज़ें यार किस्मत के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो यार ये 20% को तुम थोड़ा भगवान भरोसे छोड़ दो, क्योंकि अगर अभी जो इतना कम समय बाकी है तुम्हारे पास, तुम अगर सोचते रहोगे कि यार ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करें, तो तुम्हारा यार पूरा पेपर ही खराब जाने वाला है। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो करो, यानी कि NCERT एग्जाम्पलर करो, जिससे कि तुम्हारा MCQ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और NCERT का जो सॉल्यूशंस है उन्हें लगा लो, जिससे कि तुम्हारा जो रेगुलर क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। और यार तुम अगर 80% इससे सिक्योर कर लेते हो ना, थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर भरोसा रखो। उन 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में अगर तुम्हारा 10% भी किस्मत अच्छा होता है ना, तो देख लो 90 बन रहे, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले वो चीज़ें कर लो जो तुम्हारे लिए 80% ज़रूरी है, उसके बाद अगर समय बचता है तब जाके तुम कॉम्पिटेंसी करो। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होकर बैठा हुआ है तब भी तुम ये ना करो, नहीं। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट होकर बैठा हुआ है तो जो भी तुम्हारे पास बाकी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में तुम जरूर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो। बट अगर तुम वो बैक बेंचर से तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना भाई, तो मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें वो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तुम्हें बचा सकता है अभी। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, NCERT एग्जाम्पलर, PYQs और NCERT का जो क्वेश्चन है वो तो तुम्हें किताब में मिल जाएगा, इससे तुम तैयारी कर लोगे। अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, ताकि तुम कर तो लोगे ये चीज़ें, बट इसे रियल लाइफ पे अप्लाई करने के लिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तुम अगर डायरेक्ट सोच रहे हो कि एग्जाम हॉल में जाऊंगा और फाड़ दूंगा, नहीं होता भाई ऐसा। तुम जब अब ये PYQs लगा रहे होगे, NCERT के क्वेश्चन डाल रहे होगे, या जो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, या फिर जो CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है इसे लगा रहे होगे, तब तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है। यही वो समय है जब तुम प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दे पाओगे। वैसे तो देखो तुम्हारे भाई का ना ईगो जो है राई के दाने के बराबर का है। मुझे अगर कोई दूसरा कुछ भी बोल देना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, बट मुझे फ़र्क पड़ता है अपने आप से। जब बात आता है मेरे अपने मैटर का ना, तो मेरा ईगो जो है बीच में आ जाता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने आप को हराने का।
अगर मुझे कोई चीज़ रोकता है ना, उस चीज़ को मैं अपने आप पे हावी होने नहीं देता हूँ। और मेरे साथ एग्जाम हॉल में भी यही होता है, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। मैं तुम्हें मेरा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि मैं कैसे पेपर प्रेजेंटेशन को रखता हूँ। अगर तुम्हें फॉलो करने दिल होगा तो करना, नहीं करने दिल होगा तो मत करना। मैं हमेशा ही आखिर से शुरुआत करता हूँ, लास्ट से शुरुआत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई 5 मार्क का क्वेश्चन मुझे छूट जाए 2-3 मार्क के क्वेश्चन के चक्कर पे। बट यहाँ पे मेरा ईगो प्रॉब्लम भी मेरे साथ आ जाता है। जब मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मैं अटक जाता हूँ। और जब मैं अटक जाता हूँ तब मेरा ईगो मुझे कहता है कि भाई अब छोड़ना मत, इसे सॉल्व करके ही रहूँगा इसे, ठीक है। अब चाहे 3 घंटा निकल जाए बट एक ही क्वेश्चन पे रहना है मुझे। बट ये चीज़ तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही गंदा चीज़ है ये। शुरुआत करो पेपर के आखिरी सेक्शन में क्वेश्चन से। बट अगर तुम्हें उन क्वेश्चंस के अंदर में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इस समय, तो उन क्वेश्चंस को रखो और आगे बढ़ो। अगर तुम ईगो प्रॉब्लम के चक्कर पे उसी क्वेश्चन पे अटक के बैठ गए ना, तो पूरा 3 घंटा निकल जाएगा और तुम्हारा मैथ्स का पेपर खराब जाएगा। तुम किसी भी बड़े सीनियर से पूछ लो यार, जिनका पेपर खराब गया है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ईगो ही रहा है। एक ही क्वेश्चन पे अटक के बैठते रहते हैं, जिसका वजह से उनका पूरा पेपर ही गंदा जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को सीधा होल पे रखो, और जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले बन रहे हैं ना, उन क्वेश्चन को करो। इसका फायदा भी मिलता है तुम्हें। देखो, पेपर प्रेजेंटेशन में देखता है क्या टीचर कि तुम क्वेश्चंस को कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, काटा काटी नहीं कर रहे हो। गंदगी फैलाना यार टीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता, राइट। तो जब तुम उन क्वेश्चंस को करते हो जिसमें तुम्हारा 100% श्योरिटी है, जिसे तुम कर पा रहे हो बिना कोई गंदगी फैलाए पेपर के अंदर पे, तो इससे यार टीचर के अंदर में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। दूसरा चीज़, तुम्हारा समय बच रहा है ईगो प्रॉब्लम को हटाने की वजह से। देख रहे हो, यहाँ तुम्हें 2 फायदा मिल रहा है। एक तो तुम्हारा पेपर क्लीन है और दूसरा समय बच रहा है। बस तुम्हें अपने ईगो को दूर रखना है। अब एक आखिरी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए, ठीक है। मान लो तुमने सारे क्वेश्चंस किया जो तुम्हें आता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारे नहीं बन रहे होंगे, और तुमने ईगो प्रॉब्लम को दूर में रखने की वजह से वो क्वेश्चन को तुमने किया नहीं, ऐसे छोड़ के रख दिया। अब क्या करना है, उन क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ के आना है क्या? नहीं 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 नहीं, सुनो मेरे बात। ये सिर्फ सीक्रेट बैक बेंचर स्ट्रेटजी है। ये जो बैक बेंचर्स वाला टेक्निक है ना, ये टॉपर्स के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ तुम लोग के लिए है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, खाली है पेपर, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड आउट करो, उससे तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है वो मिल जाएगा, क्या फाइंड करना है और कैसे तुम सॉल्व करोगे। ये तीनों चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही मिल जाएगा। तो इन तीनों के बारे में एटलीस्ट लिख के आओ ना। पहले लिख दो गिवन में जो भी है, किसे फाइंड करना है उसे लिखो, फिर सॉल्व कैसे करोगे स्टार्ट करो हल्का फुल्का, और फॉर्मूला लिख के आ जाओ। भाई साहब, कुछ भी खाली मत छोड़ना। जब तक एग्जामिनर तुम्हारे हाथ से पेपर ना छीने तब तक लिखो। ये जो 3 घंटा तुम्हें मिला हुआ है ना, इसे अपने बाप की जागीर समझना, छोड़ना मत 1 मिनट भी। चाहे तुम पेपर के अंदर में आखिरी में अरिजीत सिंह का गाना लिख के आओ या फिर अपना सैड लव स्टोरी को लिख के आओ, बट लिख के आओ यार, कुछ छोड़ना मत। आखिरी दम तक लड़ना जब तक एग्जामिनर आके तुमसे पेपर छीन ना ले, ठीक है। तो यही था तुम लोग के लिए मैथ्स के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया हो। बैक बेंचर्स ट्रिक एंड टिप्स मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर वीडियो डालने के बाद साथ साथ तुम्हें PYQs का डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो डरना मत, मेरा नेट थोड़ा स्लो रहता है तो धीरे धीरे डाल दूंगा, बट आज शाम तक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इसी बात के साथ करता हूँ वीडियो को खत्म। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। और अगर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी पसंद आया ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, कमेंट कर लो। और अगर तुम चैनल पे नए हो ना, तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो। तुम्हारे भाई ने पूरा एनिमेटेड कंटेंट बना के रखा हुआ है। SST के ऊपर, साइंस के ऊपर काम चल रहा है और इंग्लिश के ऊपर भी काम चल रहा है। तो ठीक है यार, तुम लोगों से बस इतना ही कहना है। लव यू ऑल। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहां हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहां तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियोस हम डाला करेंगे, और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस, उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पे दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पे, वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है, अच्छा या बुरा, टाइप करके भेज देना है। क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हमें स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।